अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 4 सॉरी BBA 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 बेसिकली हुआ ये कि जो आपका लेक्चर नंबर 13 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है वो बेसिकली लेक्चर नंबर 12 था, क्योंकि लेक्चर नंबर 11 जो था वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस से रिलेटेड था। तो होना तो ये चाहिए था कि लेक्चर नंबर 12 जो है वो आगे प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होता, लेकिन वो बाई चांस जब मैं अपलोड कर रही थी तो आई हैड नो आइडिया, स्किप हो गया मेरे माइंड से कि ये कौन सा नंबर ऑफ लेक्चर है, तो मैंने इस वजह से 13 पुट कर दिया। बट एनी हाउ नाउ टुडे इज़ गोइंग टू द लेक्चर नंबर 12 एंड द टॉपिक ऑफ द लेक्चर नंबर 12 विल बी द आर्बिट्रेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ये तीन बेसिकली टॉपिक्स हैं। तो इनमें देखते हैं हम कि हमारे कितने हो जाते हैं, और जो नहीं होंगे वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में जो है हम उनको कवर कर लेंगे। सो बेटा आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में या प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में हमने डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी किस्म का बिज़नेस की पार्टीज़ के बीच में या बिज़नेस के ऑपरेशन कंडक्टिंग जो पीपल हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट रेज़ हो गया, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करना है ये तो हमने स्टडी किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के ज़रिए से जो है वो हम उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस बात पे ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हैं कि हम बजाय इसके कि हम कोर्ट कचहरी के चक्रों में जाएं और वो एक लेंथी और टफ प्रोसीजर हो, क्यों ना हम किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लें जो कि इस किस्म, वो थर्ड पार्टी भी बेसिकली लॉयर्स ही होते हैं जो हमारे इस किस्म के जो हमारा डिस्प्यूट है उसका एक प्रॉपर सल्यूशन जो है वो हमें बता सकें। ठीक है, तो बेसिकली आर्बिट्रेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप एक थर्ड पार्टी को एंटर करते हैं अपने बिज़नेस के डिस्प्यूट को हल करने के लिए, और फिर वो थर्ड पार्टी जो भी डिसीजन लेती है उस पर जो बाकी की दो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में क्लैश हुआ होता है वो उस चीज़ पे एग्री होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली आर्बिट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है, और आर्बिट्रेटर उस शख्स को बोलते हैं जो कि एक थर्ड पर्सन होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है और लीगल होता है। ठीक है, यानी कि वो एक पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, नंबर 2 वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट सपोज़ कि अगर एक पार्टी मैं हूँ और दूसरी पार्टी जो है वो लेट सपोज़ कि महानूर हैं आपकी क्लास की। ठीक है, तो हम जो हैं वो अरुमा एंड महानूर हम में जो है वो बिज़नेस डीलिंग हुई। ठीक है, बिज़नेस डीलिंग या हमारा जो भी बिज़नेस चल रहा था, लेकिन एनी हाउ इसमें क्या हो गया, इसमें डिस्प्यूट रेज़ हो गया, चीज़ें उस तरह से नहीं चल सकें जिस तरह से जो है वो चलनी चाहिए थी। तो अब हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि यार बजाय इसके कि हम कोर्ट कचहरी के चक्रों में जाएं, हम कोर्ट हियरिंग्स और वो सारे एक लेंथी प्रोसीजर को हम फॉलो करें, क्यों ना हम एक आर्बिट्रेटर को हायर कर लें, और वो आर्बिट्रेटर प्रोफेशनल भी होता है, उसको बिज़नेस का भी नॉलेज होता है, उसको अकाउंटेंसी, यानी कि वो आर्बिट्रेटर होते ही इसलिए हैं कि अगर किसी के बिज़नेस में कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट रेज़ हो गया है, अच्छा कोई डिस्प्यूट रेज़ हो गया है तो वो उसको सेटल करें। बेसिक नंबर 1 ये क्या होगा, ये एक लॉयर होगा, वकील होगा, वकील भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, बट ही हैज़ द वैलिडिटी सर्टिफिकेट टू टेक दोज डिसीजंस बाय द लेजिस्लेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री।
ठीक है, होना ये चाहिए। अब दूसरा ये कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब लेट्स सपोज़ कि ये जो बंदा जिसको हमने हायर किया है ये थोड़ा बहुत मुझे जानता था, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरी इससे थोड़ी बहुत जान पहचान थी, लेकिन महानूर की बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बंदा अपने जो भी जिस भी तरह का ये डिसीजन जो है वो ले रहा है उसमें जो है वो इसको ये थोड़ा मुझे फेवर दे दे और बाकी जो है वो मेरी फेवर में डिसीजन ले ले, और बाकी जो है वो ठीक है महानूर चूँकि बेसिकली दोनों पार्टीज़ तो एग्री हैं कि ये बंदा जो भी डिसीजन लेगा हम उस चीज़ पे एग्री होंगे। तो इस पर्सन को अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज अगर इस बिज़नेस में मेरा 30% शेयर है और महानूर का 40% शेयर है तो वो बंदा कहे कि यार 60% जो है वो तो अरोमा का है, तो क्यों ना मैं इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसका डिसीजन जो है वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले आपको डिलीवर किया है कि सब्जेक्टिव में जो है वो बिल्कुल एक क्लियर और फ्री ऑफ एनी रेफरेंस, फ्री ऑफ एनी फेवरेटिज्म, ये वो डिसीजन होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डिसीजन वो होता है जिसमें जजेस जो हैं, लॉयर्स जो हैं, वो थैंक यू, वो जो हैं वो डिसीजन लेते हैं आपका इसकी बेस पे, फेवरेटिज्म की बेस पे। ठीक हो गया। सुनो बेटा, अब हम इसकी फर्दर डिटेल्स में चलते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है और कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको दे दिया, बट एनी हाउ लेट्स मूव। तो बेटा आर्बिट्रेशन जो है वो दिस टर्म रेफर्स टू द रेजोल्यूशन, यानी कि ये टर्म रेफ़र करती है कि रिजोल्व किया जाए, हल किया जाए ऑफ डिस्प्यूट को बाय रेफरिंग इट आ नेचुरल पार्टी, कि इसे जो है वो किसी नेचुरल पार्टी को जो है वो रेफ़र कर दिया जाए। अल्टीमेट डिसीजन शुड लाई इन द यूनियन, जिसका अल्टीमेट डिसीजन ये होना चाहिए कि दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में यूनियन करें, यानी मैं और महानूर जो हैं हम दोनों एक दूसरे में क्या वर्ड बोलते हैं इसे उर्दू में, इत्तफा कर लेना, कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं महानूर की मान लूँ और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो महानूर मेरी मान लें, तो एक बीच का रास्ता और एक फेवरेबल और ये एक्सेप्टेबल जो हम दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, हम वो थर्ड पार्टी जो है उस फैसले का डिसीजन ले लें, ठीक है। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन सीन कि आर्बिट्रेटर से जो डिसीजन लिए हैं वो यूनियन पे जाके ही ख़त्म हुए हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा कोई बहुत लेंथी प्रोसीजर्स नहीं चले, बस एक डिस्कशन, एक ओपिनियन प्रेजेंटेशन एंड देन ओके, ठीक है। अच्छा बेटा, अब बेसिकली होता क्या है कि जब आर्बिट्रेशन पैनल बनाया जाता है, समटाइम्स आर्बिट्रेशन पैनल में 1 पर्सन होता है, समटाइम्स 2 पर्सन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। यानी कि और अच्छा, उसमें अब ये पैनल या बोर्ड की कंस्टिट्यूशन की बात हो रही है कि आर्बिट्रेशन पैनल बनेगा कैसे। तो बेटा उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी ये होगी कि उसमें 3 और 1, ठीक है, या तो 1 मेंबर होगा या 3 मेंबर्स होंगे। नंबर 2 कैन बी अ थर्ड पार्टी, यानी कि वो एक थर्ड पार्टी हो सकती है, ये नेसेसरी नहीं है। लेट सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि मेरा और महानूर हम दोनों का प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें डिस्प्यूट हो गया है, तो कोई ऐसा आर्बिट्रेटर हो जिसे महानूर जानती हो, महानूर कहती हूँ कि महानूर का अब सिर्फ मेरे साथ तो बिज़नेस नहीं होगा ना, हो सकता है कि बाकी लोगों के साथ भी इसके बिजनेसेस हों, तो उन बिजनेसेस की रेफरेंस के लिहाज से हो सकता है कि महानूर के पास एक जो है वो कोई आर्बिट्रेटर मौजूद हो, तो महानूर कैन रेफ़र दैट पर्सन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन अस, ठीक है। लेकिन वो होना एक थर्ड पार्टी ही चाहिए एंड ऑल द डिसीजंस ऑलरेडी एक्सेप्टेड। और ये बात होनी चाहिए, ये नहीं है कि अब वो थर्ड पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया है उस पर जी पहले तो मैं एग्री हो गई कि ठीक है आप आर्बिट्रेटर को ले आएँ और वो जो डिसीजन लेगा हम उस पर एग्री कर लेंगे, लेकिन जब वो आए और वो डिसीजन ले ले तो मैं उससे मुकर जाऊँ कि नहीं भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, सो आई कैंट एक्सेप्ट दिस डिसीजन। तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो देन डेफिनेटली आई वुड बी एट फॉल्ट, मैं गलत करूँगी, ठीक है, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा, जो भी थर्ड पार्टी लेगी वो पहली 2 पार्टीज़ में ऑलरेडी एक्सेप्टेड होता है। वो आर्बिट्रेटर को बुलाते ही इस कंडीशन पे हैं कि येस हम आर्बिट्रेटर के हर डिसीजन को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है।
अच्छा बेटा, अगला जो टॉपिक है आपका वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में, कि अब इंटरनेशनल बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो कितना इफ़ेक्ट करते हैं, या इसके अलावा जब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब हम नेशनल इंटीग्रेशंस की बात करते हैं कि अगर डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ आपस में लीगली और इलीगली इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटीग्रेट कर रही हैं, तो वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और कितनी नॉन इफ़ेक्टिव हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर सी बात है किसी भी कंट्री का कानून जो है वो उसकी पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा, उसकी इनकी जो सियासत होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि अगर कोई सियासतदान कोई ऐसा पर्सन है जो कि सारे कंट्रीज़ में या फिर आप ये कह लें कि मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ में जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी कि लाइक अगर मैं एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ इस चीज़ को कि जैसे इमरान खान की पर्सनैलिटी जो है वो इन मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ वो एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी कंसिडर की जाती है। एनी हाउ ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन और बैड पॉलिटिशियन, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग हम ये चीज़ कहते हैं कि जो इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एंड हैप्पीली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिर ऐसे छोटे छोटे मामला जो बिजनेसेस में रेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन की पर्सनैलिटी को देख के ही जो है वो फिर कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेड भी हो जाती हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स अच्छी चल रही हैं, पॉलिटिक्स का जो हमारा रिलेशनशिप है जिसे हम बैनुल-अक़वामी रिलेशनशिप कहते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, अगर वो अच्छा चल रहा है तो देन डेफिनेटली इस तरह के छोटे मोटे डिस्प्यूट जो हैं वो फिर दूसरी पार्टीज़ या फॉरेन पार्टीज़ भी जो हैं वो बड़ा हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। बट एनी हाउ सम ऑफ द पॉलिटिकल फैक्टर्स आर देयर विच आर के मेंबरशिप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के एक लाइक अगर मैं बात करूँ आपके पास बहुत ही कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है, लाइक आप फ़िलीपींस की बात कर लें, आई थिंक वो अंडर डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, ये इनके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी पर्सनल इश्यूज़ को नहीं सॉल्व कर पा रहे, पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनके वो नहीं बेटर हो पा रहे, तो वो फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को जो है वो कैसे डील कर सकेंगे। लेकिन एनी हाउ लेट्स सपोज़ कि उनकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स नहीं हैं, यानी कि वो मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का हिस्सा नहीं है, तो जब वो पॉलिटिशियंस ही जो हैं वो मेंबरशिप का हिस्सा नहीं हैं, तो फिर उस कंट्री के जो बिजनेसेस होंगे, जो लोग बिजनेसमैन करना भी चाहेंगे बाहर, तो वो कैसे जो है वो इस चीज़ को वो कर लेंगे। एक पॉइंट था यहाँ पे यस, अभी रिसेंटली जो था वो मैंने पिछले दिनों में न्यूज़ पढ़ी कि चीन और अमेरिका के बीच में कुछ क्लैश रेज हुआ और इन्होंने बिल्कुल अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पे एक दूसरे को कहा, चीन ने कहा कि अमेरिका बाज आ जाए, अदरवाइज़ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और अमेरिका ने भी जो है वो आगे से कुछ स्टेटमेंट्स पास की। तो बेटा जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे तो वो मेंबरशिप जो है वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो रही, तो फिर बिज़नेस में होने वाले डिस्प्यूट को हैंडल करना वो तो फिर जाहिर सी बात है वो लीगल होंगे और वो सालों साल चलेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी अदालतों में केस जो है वो पिछले 50-60 साल पुराने हैं और अभी तक जो है वो उनका नहीं हो सकता, डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यस, ओके। एंड नेक्स्ट है बेटा आपके पास की इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं ये कार्गो के लिए जो सारे प्लांट्स हैं, या अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो अमेरिका का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसकी सड़कें, उसकी बिल्डिंग्स, उसके बिजनेस बिल्डिंग्स, इवन दो कि कोई स्मॉलर से स्मॉलर बिज़नेस की भी बिल्डिंग है तो वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है।
लेकिन पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बुरा है, सड़कों का हाल भी बुरा है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सामान जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है तो दैन वो भी सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शिपमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर इसके अलावा जो है वो टैक्सेशन का सिस्टम कैसा है, टैक्स ज़्यादा इम्पोज़ किए जा रहे हैं, कम इम्पोज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि मिड टर्म से पहले जो हमारा एक टॉपिक था फ्री ट्रेड एरिया, और ये सारा मैंने 5 तरह के एरियाज़ और 5 तरह की कंडीशंस आपको करवाई थी कि किस तरह, जब हमने टैरिफ और प्रोटेक्शन वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो है ये हमने सारी चीज़ें की थी कि किस तरह से कॉमन मार्केट बनती है, किस तरह से जो है वो फ्री ट्रेड एरियाज़ जो है वो बिल्टअप किए जाते हैं, और क्या क्या रिलीफ्स जो है वो टैक्सेस के लिहाज से दिए जाते हैं। सो टैक्सेशन प्रोसेस भी देखा जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट देखी जाती है कि हाउ मच गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग टू इट्स ओन पार्टीज़, टू इट्स ओन बिजनेसमैन, टू इट्स ओन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लाइक पाकिस्तान इंडिया की मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिस्टम बिल्कुल सेम है। लाइक पाकिस्तान में भी एक जो पॉलिटिशियन है वो 5 साल के लिए आता है, और अमेरिका में भी एक पॉलिटिशियन जो है वो 5 साल के लिए आता है। लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन आ गया, सारे जो है उसके खत्ते पड़ जाते हैं। उसने जो भी काम करना होता है, जो भी आप कह लें कि जो उसने वो यानी कि आए दिन उसके अगेंस्ट जो है वो इजलास हो रहे होते हैं, जलसे हो रहे होते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हो रही होती हैं वो आवाम को डिट्रैक्ट कर रही होती हैं, आवाम के जहनों को बदल रही होती हैं अपने जलसे जुलूस में बातें करके। लेकिन आप ये एक रियलिटी है बेटा, ये हमारे यहाँ क्योंकि जो इलिट्रेसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और लोग जो हैं वो फेवरेटिज़म की बेस पे बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, ये एक रियलिटी है कि जब से ट्रंप आया है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में आया है, ओबामा जो प्रीवियस आई थिंक वो 10 ईयर्स तक उसने जो है वो गवर्नमेंट की, या शायद इससे भी ज़्यादा साल की हो, लेकिन लेट्स सपोज कि 5 ईयर्स ही की है, मुझे कोई स्पेसिफिक उसका टाइम पीरियड नहीं याद। लेकिन आप ये बताएंगे उसने जितने साल भी पॉलिटिशियन की और जैसी मर्ज़ी की, अच्छी की बुरी की, उसने जैसी भी पॉलिटिक्स की, ट्रंप के आ जाने के बाद ओबामा ने या उसकी पार्टी मेंबर्स ने कितनी दफ़ा आके अवाम में जलसे जुलूस किए हैं, ये कितनी दफ़ा आवाम को जो है वो बदजन करने की कोशिश की है कि जो ट्रंप ये काम नहीं सही कर रहा, ट्रंप वो काम नहीं सही कर रहा, ट्रंप वो काम नहीं सही कर रहा। नहीं, एक सुकून है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि अगर ये पर्सनैलिटी आ गई है, अगर ये बाय लक हमारा लीडर बन गया है, तो देन लेट गिव हिम टाइम, लेट गिव हिम डू द थिंग्स दैट ही वांट्स टू डू। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें, लेकिन हमारे पाकिस्तान और इंडिया में या इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिशियन आता बाद में और उसके ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें पहले से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम पता नहीं आपकी क्लास में हैं या अभी भी सेकंड में है, पता नहीं शायद, यस बीबी सेकंड का ये टॉपिक है, मोटिवेशन का टॉपिक है। तो उसमें बेटा मैंने मोटिवेशन की थ्योरीज करवाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन को आप स्पेस दें, एक पर्सन को आप प्लेस दें। वो मेंटली सही करे गलत करे, बट लेट हिम डू द वर्क। एटलीस्ट वो सही करेगा, गलत करेगा तो वो सीख भी जाएगा। जिस तरह से, बिल्कुल उस तरह से कि जैसे जब एप्पल डिस्कवर हुआ, स्टीफन जॉन्स और ये जो हैं, इन भाइयों ने 10 साल जो है वो लोग कहना शुरू हो गए थे कि ये पागल हैं, पता नहीं किस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ में ये जा रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें बाकायदा पागल, मेंटल डिसऑर्डर का उनको टाइटल दे दिया था। बट एनी हाउ आफ्टर 10 ईयर्स जब वो उभरे और जब उन्होंने काम किया, तो एवरीबडी इज़ एक्सेप्टिंग दूस वर्क, एवरीबडी इज़ एक्सेप्टिंग दैट अटेम्प्ट एंड दूस प्रोडक्ट्स एज वेल। और वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और लोग जो है वो बड़ा ईगो महसूस करते हैं कि येस वी आर यूजिंग द एप्पल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बस एक मेंटल आप कह लेंगे ख़ुद को समझाने की और समझने की चीज़ें हैं। अच्छा बेटा, अगला जो है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस हैं। अच्छा, ये तो आपका लेक्चर नंबर 14 में चला जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी है।
तो अब बेटा हम यहाँ पे आते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है बेटा वो बेसिकली स्वोट एनालिसिस जो है ये एक नेम है। स्वोट एनालिसिस के ज़रिए से जो है ये बिज़नेस इन्वायरमेंट चेक किया जाता है। स्वोट एस स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी स्टैंड्स फॉर द थ्रेट। आपने इंटरनली देखना है, एक्सटर्नली किसी भी बिज़नेस का इन्वायरमेंट देखना है तो स्वोट एनालिसिस के ज़रिए से इजीली पता चल जाता है। अब इस स्वोट में चूँकि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हैं ये किसी बिज़नेस की इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इस वजह से इसमें से जो स्वो का जो वर्ड है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ओट का जो वर्ड है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। बट एनी हाउ इसमें जो है वो मॉनिटरी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, लाइक टैक्सेशन सिस्टम हो गया, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। वेलफेयर और स्टेट मेयर्स क्या हैं, वेलफेयर स्टेट मेयर्स यानी कि बिज़नेस की हेल्थ क्या है, ये जीडीपी को कैलकुलेट करना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गई,